ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्री नाइन्थ, अब हमारी केमिस्ट्री की क्लास शुरू होती है। चैप्टर हमारे पास 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। आपको सैंपल्स गिवन होगा, आपने उसमें से नंबर ऑफ एटम्स उस सैंपल के फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आपके पास जो ए पार्ट है वो है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डाटा में आपके पास सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम आपके पास कितने गिवन है, 3.4 मोल्स। 3.4 मोल्स क्लियर। अब आपके पास एवोगैड्रोस नंबर होता है इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल। क्लियर। अब आपने जो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आपने करना है वो आपने नंबर ऑफ एटम्स करना है। ये आपके पास क्या है, अननोन। कैलकुलेशंस फार्मूला आपने जो यूज करना है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने गिवन है, 3.4 मोल्स। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो आपके पास कितने, 3.4 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 एटम्स आ जाएगा। ठीक है। रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, रिजल्ट में आपके पास क्या है कि आपके पास 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम contains 3.4 moles of nitrogen atom contains 2 multiplied by 10 की पावर 24 एटम्स। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है। इसी का अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है इसका, आपको गिवन है 23 ग्राम ऑफ सोडियम। क्लियर। आपके पास डाटा में क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे आप देखें, आपने हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे अब हमें जो दिया हुआ है, जो सैंपल दिया हुआ है उसमें हमें उस सैंपल का क्या है, मैस गिवन है। क्लियर। तो इस मैस में से मैस को यूटिलाइज करते हुए आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। डाटा में आपके पास क्या है, मैस ऑफ सोडियम। मैस ऑफ सोडियम आपके पास कितना है, 23 ग्राम है। क्लियर। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ
mass of substance divided by molar mass of substance. क्लियर? अब यहां पे देखें मैस तो गिवन है, मोलर मैस नहीं है, तो मोलर मैस आपको पता है कि आप कैसे फाइंड आउट करते हो। मोलर मैस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे आप देखिए सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक ही नंबर ऑफ एटम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम आपके पास क्या होता है 23। 1 को 23 से करेंगे तो 23 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर मैस। तो आपके पास मैस ऑफ सब्सटेंस कितना है 23 ग्राम है, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस कितना है आपके पास 23 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ग्राम ग्राम से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 23 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 1 मोल आ जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इसके 1 मोल आया है। अब इसके बाद आपने एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। टू फाइंड आपने क्या करना है नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन number of moles number of atoms is equal to number of moles multiply by Avogadro's number। number of moles आपके पास कितने गिवन है 1 मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर क्या 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आ जाएगा। जब आप 1 को 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स आ जाएगा। क्लियर? रिजल्ट आपने इसका क्या लिखना है 23 ग्राम ऑफ सोडियम contain 6.02 multiply by 10 की पावर 23 एटम्स। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी पार्ट। सी पार्ट आपका सेम इसी तरह से है कि आपको ग्राम दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, उस मैस को यूटिलाइज करते हुए आपने उसमें से नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने हैं। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कैलकुलेट द मैस ऑफ फॉलोइंग। आपके पास कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, उनमें से आपने अब मैस निकालना है। तरीका हमारा वैसे ही है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें, जो भी आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, इनके आप सबको वही फार्मूलेज यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास है कि आपको मैस दिया हुआ, आपने मैस फाइंड आउट करना है, एटम्स दिए होंगे, मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, या जो भी वैल्यू दी होगी उसमें से आपने उस सब्सटेंस का मैस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास है 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 एटम्स ऑफ आयरन। सबसे पहले आपको पता है कि 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या होता है 56 ग्राम, क्योंकि हम कहते हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है
6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल होंगे, क्योंकि हमने जब मोल को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर उसके जो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स है उसमें, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने ये भी आपसे डिस्कस किया था कि जो 1 मोल होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, या ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि अगर पूरी वर्ल्ड को इन पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए टाइम दिया जाए तो वो 3 दिनों में भी इस पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया था कि इनको कर दिया था कि ये किया गया था कि हम लोग यहाँ पे ये कहा गया था कि आप इसको मोल को, जो उसका एटॉमिक मास होता है, उसके साथ रिलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एटम्स ऑफ आयरन दिए हैं, तो हमें पता है कि जो आयरन होता है उसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 56 होता है। तो जो उसका एटॉमिक मास होगा वही उसका क्या होगा, मास होगा। 1 मोल ऑफ आयरन जो है वो कंटेन करता है कितने, 56 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ आयरन में कितने ग्राम्स होते हैं, 56 ग्राम्स होते हैं। अब आपके पास 6.02, अगर एक में 56 है तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या है, 56 ग्राम के। तो एक एटम में कितने होंगे, 56 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, तो 3.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 एटम्स ऑफ आयरन जो होंगे उसमें कितने ग्राम्स होंगे। क्लियर? अब आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेती हूँ। सपोज आप जैसे करते हो कि आप कहते हो कि 3 किताबों की कीमत, आप कहते हो कि 2 किताबों की कीमत 5 रुपए है, तो एक किताब की कीमत क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, तो 10 किताबों की कीमत कितनी निकालनी है, तो आप करते हो 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास उन 10 किताबों की कीमत आ जाती है। क्लियर? तो यही चीज आपने यहाँ पे भी करना है कि जब आपको 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स आपने कहा कि 56 ग्राम के इक्वल होता है, तो एक एटम जो होता है आयरन का उसमें कितने आ जाएंगे, 56 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और 3.24 को जब आप इसमें मल्टी करेंगे कि 3.24 के निकालना है कि इसमें कितने ग्राम्स होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 56 को 6.02 के साथ डिवाइड करेंगे और 3.24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, 23, 10 की पावर 18 है यहाँ पे, और ये 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 23 ग्राम आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 में से 18 निकालोगे, माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 यहाँ पे -5 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन वाली वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ी है। 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 30 को हमने क्या किया है, 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 ग्राम आ जाएगा। अगर आप देखें तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, इसकी पावर आपके पास क्या है, +1, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 + 1 ग्राम आ जाएगा। तो आपके पास जो मास आएगा वो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 ग्राम आ जाएगा। तो इट्स मीन जो इसका रिजल्ट है उसमें क्या है कि आपके पास जो 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 एटम्स होते हैं उनमें कितने ग्राम होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 ग्राम होते हैं। आपने इन्हीं क्वेश्चंस को, इसी पार्ट को देखते हुए आपने पार्ट बी, सी और डी भी आपने इसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज 13th May. Our subject is physics, class pre-9, chapter number 2 काइनेमेटिक्स। जी तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपके पास कंपैरिजन में यहाँ पे मैंने बात की है, दोनों टर्म्स को एक
एक्सप्लेन करने के लिए, साथ साथ आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको सुने। व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का दरमियानी जो फासला है, जब आप उसको एक्चुअल कह रहे होते हैं, मतलब कहने का ये हुआ कोई शॉर्टकट आपने नहीं लेना, जिस एक्चुअल पाथ से आप जाते हैं आप वो पाथ ले रहे हैं, तब आपके पास डिस्टेंस होगा। लेकिन उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप एक्चुअल वे को अडॉप्ट करने की बजाय अगर उसका कोई शॉर्टकट लेते हैं ना, मतलब कम से कम फासला तय करते हैं, तो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक हो गया। डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी मेजरमेंट के लिए आपको एक मैग्नीट्यूड चाहिए होगा एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको होल डिस्क्रिप्शन के लिए एक यूनिट के साथ साथ बाकायदा मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। फिर हम सिंबलाइज कैसे करते हैं डिस्टेंस को? इसको हम कैपिटल एस से सिंबलाइज करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से करते हैं। ऊपर ये जो मैंने लगाया ना, ये एरो हेड, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट के साथ, ये शो कर रहा है कि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो आपके पास नीचे मैंने थोड़ी सी एक स्केच सा बनाया आपको समझाने के लिए कि इसमें ये जो आपका पूरा एक कर्व पाथ है, यहाँ से यानी एक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये पूरे का पूरा जो कर्व पाथ चल रहा है ना, यानी कि वो सारा एक्चुअल पाथ है जिसको कोई कवर कर रहा है, तो वो डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए कोई शॉर्टकट लेते हैं, मतलब हम कम से कम फासला तय करते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है। फिर दोनों क्वांटिटीज़ को हम जो मेजर करते हैं, जो इनका ऐसे यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। यहाँ मैंने लिखा है, इसको भी आप मीटर में लेंगे, इसको भी आप मीटर में लेंगे। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास इसका जो अगला डिफरेंस आपके पास वो है डिफरेंस। तो इसमें सारे पॉइंट्स नहीं है स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस। जब हम कोई यूज़ करते हैं ना टर्म, तो इसका मतलब होता है कि आपने बाकायदा दोनों टर्म्स के दरमियान में फ़र्क वाजिया करना होता है। यहाँ पे मैंने एक समझे आपको इन्फो देने की कोशिश की, एक इन्फॉर्मेशन बता दी दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ, इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करेंगे, उसको भी मीटर पर सेकेंड में। जैसे यहाँ हमने बात की थी कि दोनों को हम मीटर में एट अ टाइम मेजर करते हैं, तो इसको आप डिफरेंस में तो नहीं यूज़ कर सकते ना, तो इसलिए इसको आप ये कह सकते हैं कि हम कंपैरिजन में बात करें दोनों टर्म्स की। स्पीड की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। टाइम की जब हम बात करते हैं तो टाइम आपके पास कोई भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, सेकंड हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, वो दिन हो सकते हैं, वो साल हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास जिस भी रिस्पेक्टिव टाइम के अंदर अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो वो उसकी स्पीड को शो करता है। फिर दोबारा से मैं बात की, स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमने पीछे बात की थी डिस्टेंस की कि वो स्केलर क्वांटिटी है, और जब हम मेजर करते हैं स्पीड को तो उसके अंदर हमने डिस्टेंस को यूज़ करना है, तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसको मेजर करने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू की विदाउट एप्रोप्रिएट यूनिट ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती। इसको हम सिंबलाइज करते हैं वी के साथ, बगैर किसी लाइन सेगमेंट एरो हेड के, बोल्ड लेटर के, क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद जो इसका ऐसा यूनिट होता है आपके पास, SI स्टैंड्स फॉर इन सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, जो सिस्टम इंटरनेशनल में आइडेंटिफाइड यूनिट्स होते हैं क्वांटिटीज़ के, वही हम हमेशा यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली जब इन टर्म्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। फार्मूला आपके पास है V = S/T। S स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, T स्टैंड्स फॉर टाइम, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। सेकेंड को आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड एग्जिस्ट करता है। Now term is velocity. How can we define this term? Displacement covered by an object in unit time. दोनों में मेन बस इतना सा फर्क आ रहा है कि जब आपने स्पीड को मेजर किया तो आपने कहा कि हम डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं, जबकि आप वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करेंगे। वो वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। वेक्टर क्वांटिटी इट मीन्स के इसके लिए आपको एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। उसके बाद जब आपने सिंबल इसका लेना है तो सिंबल में क्या होगा, जैसे मैंने उसके ऊपर एक लाइन के साथ एरो हेड शो किया है, वो सिंबलाइज करता है कि क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होगा उसी तरह से, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड, अगेन इसको डिराइव करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपके पास। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास टर्म्स जो आपकी बुक में बताई गई है,
यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज के अंदर यकसोई पाई जाना, मतलब कि यकसानियत, एक जैसा होना, ठीक है, एक जैसा होना। अब इसका मतलब यहाँ पे बाय डेफिनेशन कैसे है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में बी। अब वो कह रहे हैं आपको कि अगर मिसाल के तौर पे देखिए साइड पे मैंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में मैंने आपको ये शो किया है कि जो आप लोगों के पास एक स्लोप ड्रा होती है वो आपके पास एक स्ट्रेट स्लोप है, यानी कि इसमें यह शो हो रहा है कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ले लिया, वर्टिकल एक्सिस पे आपने डिस्टेंस को ले लिया। इसका साफ साफ आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसका टाइम, यानी मिसाल के तौर पे मैं टाइम ले लेती हूँ यहाँ पे सेकेंड्स में, मैंने इंटरवल पे ले लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, डिस्टेंस ले लिया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। इट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ इंक्रीज होगा वैसे वैसे टोटल डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो अगर एक रिस्पेक्टिव टाइम के साथ साथ जितना इंटरवल उधर है उतना इंटरवल डिस्टेंस के अंदर आता जाए, तो जो आपके पास ओवरऑल स्लोप बनेगी स्पीड की, वो आपके पास इस तरीके से बनेगी, जिसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रही है। ठीक हो गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन आपको मैं वैसे बता देती हूँ कि इसी चीज़ को आप अल्टर कर लें कि अगर इक्वल डिस्टेंस ना कवर हो रहे हो, मतलब उसमें कोई वेरिएशन आ जाए, टाइम तेज़ी से बढ़ जाए, उतने इंटरवल में डिस्टेंस आपने कवर नहीं किया, डिस्टेंस आपने उसकी निस्बत कम कवर किया, तो इट मीन्स कि वो सेम इंटरवल नहीं हुआ, तो स्लोप आपके पास कुछ ऐसी बनेगी जो शो करेगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसको यहाँ से देखना है। अब देखें इसी तरह से आपके पास टर्म होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिफाइन मैंने यहाँ पे नहीं किया, बस इतना सा फर्क है कि वहाँ हमने बात की थी इक्वल डिस्टेंस की, यहाँ पे आप बात कर लेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, तो इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर नहीं कर रही तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। सेम उसी तरह से स्लोप ड्रॉ होंगी जैसे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की हुई थी, बस वर्टिकल एक्सिस पे आपने उसको डिस्प्लेसमेंट से चेंज कर देना है। ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन अब क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर आपके पास वेलोसिटी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इनिशियल जितनी स्पीड से वो मूव करेगी हम उसको इनिशियल vi ले लेंगे। जिस पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, जहाँ जाके स्टॉप करती है, वो उसकी वेलोसिटी vf होती है। जितने वक्त में उसने ये कुल रफ्तार अपनी एक से दूसरे तक चेंज की, ओवरऑल ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है, जो कि एक्सेलरेशन होता है। इसको हम स्मॉल a से सिंबलाइज करते हैं, ये फार्मूला होता है, यानी फाइनल से इनिशियल के दरमियान जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया। अब आपने इसको जब करना है, आप इसी तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो डेसिलरेशन होता है ना, उसी को ऑपोजिट कर दें। आप जो बात भी की ना, मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि जो आपके पास वेलोसिटी में चेंज आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है एक रिस्पेक्टिव टाइम में, तो उसने एक्सेलरेशन गेन किया। वही एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो जाता है तो इट मीन्स कि डेसेलरेशन की बात हम कर रहे हैं। मिसाल इस तरह लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पे एक ऑब्जेक्ट मूव करती है तो कम से ज़्यादा स्पीड की तरफ जाती है। अगर ज़्यादा स्पीड से कम की तरफ ऑब्जेक्ट आती है तो एक केस ये भी हो सकता है ना, मतलब इन्वर्स हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा। तो जब रिजल्ट नेगेटिव में आ जाता है इसका, तो उसको हम माइनस ए यानी कि डेसेलरेशन कहते हैं। डेसेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन भी होता है। ठीक है क्या। इन दोनों टर्म्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट हमें यूज़ करना होता है वो आपके पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए भी हमें एक्सेलरेशन के लिए भी वही यूनिट यूज़ करना है। ये तो आपके आज के सारे टॉपिक थे। जैसे अब इसके आपके पास नोट्स हैं, नोट से आप बाकायदा इसका डिफरेंस प्रिपेयर कीजिएगा। इन टर्म्स को आपने अपनी टेक्स्ट बुक से याद भी करना है साथ साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।